हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछ रहे हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर किस राजनीतिक दल से हैं। Which political party does British Prime Minister Keir Starmer belong to? ऑप्शंस हैं लेबर पार्टी, लिबरल, डेमोक्रेट्स, स्कॉटिश नेशनल पार्टी या फिर कंजर्वेटिव एंड यूनियनिस्ट पार्टी। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर इसका आंसर कीजिएगा आप लोग। Who is the recipient of the दादा साहब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2022? वर्ष 2022 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी, मिथुन चक्रवर्ती। आपको जानना चाहिए वेटरन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा साल 2022 के लिए। और 70th नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी होने वाली है 8 अक्टूबर 2024 को। उसी दौरान इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। आपको बता दें दादा साहब फाल्के के 54th विनर होंगे, 54वें विनर होंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में स्वर्ण कमल मिलता है, शॉल मिलता है और 10 लाख रुपए का कैश प्राइज़ दिया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है किस साल के लिए, 2022 के लिए दिया जा रहा है। कौन से विनर हैं? 54th विनर हैं। तो 3 मेंबर जूरी रही जिन्होंने इनका नाम आगे किया। इसमें आशा पारिक रही जो खुद दादा साहब अवार्डी हैं, एक्टर पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर और फिल्म मेकर विपुल अमृतलाल शाह। इन तीनों की जरूर ने इनका नाम आगे किया। आपको बता दें जो मिथुन चक्रवर्ती इनका रियल नेम है गौरंग चक्रवर्ती। इन्हें पद्म भूषण भी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया था, जो कि 3rd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और अपनी एक्टिंग में इन्होंने डेब्यू किया था मृणाल सेन की 1976 फिल्म मृगया से, जिसके लिए इन्हें फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया बेस्ट एक्टर का। मतलब इनका फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड था ये। 2023 में वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। तो आपको पिछला भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि पिछला इनको दिया गया था या नहीं दिया गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात करें, इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है जो सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है। नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी के दौरान इसको दिया जाता है हर साल, डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत आती है। सबसे पहली बार 1969 में ये अवार्ड दिया गया था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे इंट्रोड्यूस किया। दादा साहब फाल्के जी के जो कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन सिनेमा में, उसको सम्मान करने के लिए। दादा साहब फाल्के आप सभी जानते हैं फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इन्हें हम कहते हैं। और इंडिया की जो फर्स्ट फुल लेंथ फीचर फिल्म रही राजा हरिश्चंद्र, उसके फिल्म मेकर यही थे। यहाँ पर आपको ये महत्वपूर्ण फैक्ट जानना चाहिए कि फर्स्ट रेसिपिएंट जो दादा साहब फाल्के अवार्ड की हैं ये है देविका रानी। और केवल 2 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्हें पोस्टुमस ये अवार्ड दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। एक तो है एक्टर पृथ्वीराज कपूर, दूसरे हैं एक्टर विनोद खन्ना। देखिए ये जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये लास्ट वाली दादा साहब फाल्के सब, ये महत्वपूर्ण होती है आपके लिए जाननी। क्योंकि मान लीजिए अभी नहीं पूछा गया, मान लीजिए 1 साल बाद, 2 साल बाद, ठीक है, या फिर 1.5 साल बाद अचानक से क्वेश्चन इससे आ जाए, या फिर स्टडी जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ से, जैसे एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं, या इवन बैंकिंग में पूछ लिया जाए, कुछ नहीं पता चलता। जैसे क्वेश्चन मैंने आपसे कराया था, तो ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से संबंधित था, आंसर इसका कन्नौज था, ठीक है। लेकिन लास्ट में आप देखिए नीचे लिखा भी है इंडिया की परफ्यूम कैपिटल किसे कहते हैं। तो ये मैंने आपको एक ऐड ऑन किया था इसमें पॉइंट, कन्नौज। तो 2-3 एस्पिरेंट मुझे ऐसे दिखे कमेंट बॉक्स में, उन्होंने कहा सर मुझे याद था जब आपने कराया था, इसलिए हम इसको सही टिक करके आए हैं। आरआरबी पीओ मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी आपको मालूम होनी चाहिए इस तरह की। हु चेयर्ड द 79th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है फिलेमॉन यंग। देखिए न्यूयॉर्क यूएस में 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हाल ही में कंक्लूड हुआ है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर जयशंकर, इन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है। इस जनरल डिबेट का थीम रहा लिविंग नो वन बिहाइंड, एक्टिंग टुगेदर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डिग्निटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। जो 79th सेशन रहा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, इसकी अध्यक्षता प्रेसिडेंट ऑफ कैमरून फिलेमॉन यंग द्वारा की गई है। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है यूनाइटेड नेशन में? पर्वतनेनी हरीश।
व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल ऑब्जर्व्ड, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर। आपको जाना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल ये 1 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 में इसका थीम रहा एजिंग विद डिग्निटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग केयर एंड सपोर्ट सिस्टम्स फॉर ओल्डर पर्सनस वर्ल्ड वाइड। आपको भी जाना चाहिए कि 1 अक्टूबर को ही इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 2024 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जा रहा है। थीम रहा है मिक्स इट अप। इन सेप्टेम्बर विच कंट्रीज पेमेंट्स प्लेटफॉर्म हैज़ NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड पार्टनर्ड विथ। सितंबर में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने किस देश के भुगतान प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। देखिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड जो कि इंटरनेशनल आर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के साथ पार्टनरशिप की है ताकि रियल टाइम पेमेंट्स प्लेटफॉर्म जैसे भारत का UPI है इस तरह का डेवलप किया जा सके। एट प्रेजेंट जो UPI है ये कई सारी कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड है जैसे भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, सिंगापुर, श्रीलंका और यूनाइटेड अरब अमीरात। जून में जो ये NIPL है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था पेरू के साथ। ठीक है, फर्स्ट साउथ अमेरिकन कंट्री बनी थी यहाँ पर UPI लाइक पेमेंट सिस्टम एक्टिव हुआ है। मई में इस साल इन्होंने बैंक ऑफ नामीबिया के साथ भी एग्रीमेंट साइन किया था। तो देखिए जो सिमिलर तरह के एग्रीमेंट होते हैं ना अलग अलग कंट्रीज से किए जाते हैं, तो इसमें आपको महीने ज़रूर पढ़ने चाहिए किस महीने में किससे किया गया है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले, मान लीजिए अभी तो आपको लग रहा होगा कि करंट है बिल्कुल, ठीक है। मान लीजिए आप दिसंबर में जनवरी में कोई एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो आपको कन्फ्यूज़ कर देगा कि सितंबर में किस कंट्री के साथ किया गया, ठीक है। तब आपके सामने ऑप्शन में पेरू भी आ जाएगा, नामीबिया भी आ जाएगा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो भी आ जाएगा, भूटान भी आ जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद आप उस करंट अफेयर को उस नज़रिए से देख पाते जिस तरह से आप प्रेजेंट में देख रहे हैं। तो इसलिए आप जो सिमिलर तरह के क्वेश्चन होते हैं जैसे ये पेरू में भी हुआ है, नामीबिया में भी हुआ है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में भी हुआ है, इनमें मंथ्स भी आप याद करके चलें कि किस मंथ में किससे हुआ है। The GST Council set up a 10-member group of ministers on compensation cess who chairs the group। GST परिषद ने क्षतिपूर्ति उपकर पर किसकी अध्यक्षता में 10 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है पंकज चौधरी। आपको जाना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ने 10-member ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सेटअप किया है ताकि जो लग्जरी सीन और डिमेरिट गुड्स हैं इन पर टैक्सेशन किस तरह से किया जाए ये डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि जो कंपनसेशन सेस है ये मार्च 2026 को एंड हो रहा है। जो ये सभी प्रोडक्ट्स हैं इन पे कंपनसेशन सेस लगता है वो मार्च 2026 में एंड हो जाएगा। उसके बाद फिर किस तरह से इनको टैक्सेशन किया जाए इसके लिए 10-member ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो है सेटअप किया गया है और इसकी अध्यक्षता मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी कर रही हैं। इसमें आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल से भी मेंबर्स लिए गए हैं और ये अपनी रिपोर्ट 31 दिसंबर तक सौंपेगा। देखिए जो GST रिजीम है इसमें जो कंपनसेशन सेस है ये अलग अलग रेट्स पर लिवाई किए जाते हैं। लग्जरी सीन और डिमेरिट गुड्स पर 28% टैक्स से अबोव किया जाता है इन पर ये सब जो कंपनसेशन सेस लगता है, ठीक है। ओरिजिनली ये 5 ईयर तक प्लान था कंपनसेशन सेस GST रोल आउट होने के बाद, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं 2022 तक ये पहले प्लान था ताकि जो स्टेट्स हैं जिन्हें रेवेन्यू लॉस हुआ है उनको कंपनसेट किया जा सके इस पैसे से। इंडिया हैज़ साइंड एग्रीमेंट्स फोकस्ड ऑन विच की एरियाज अंडर द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। भारत ने इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के तहत किन प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी। देखिए भारत ने हाल ही में क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी एंड IPEF ओवर आर्चिंग एग्रीमेंट इनको साइन किया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के तहत। कहाँ पर? USA में। तो आपको बता दें हाल ही में क्वाड समिट हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की मौजूदगी में ये समझौते किए गए हैं। IPEF की अगर हम बात करें महत्वपूर्ण टर्म है 23 मई 2022 को इसको लॉन्च किया था टोक्यो जापान में। 14 कंट्रीज इसमें आती हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड USA। तो इसका मकसद क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एडवांसिंग ग्रोथ जो भी इंडिया पैसिफिक रीजन है यहाँ पर डेवलप करना। तो इसमें 4 पिलर्स हैं, याद रखिएगा। पहला है ट्रेड जिसे पिलर 1 कहते हैं, दूसरा है सप्लाई चेन रेजिलियंस जिसे पिलर 2 कहते हैं, तीसरा है क्लीन इकोनॉमी जिसे पिलर 3 कहते हैं और चौथा है फेयर इकोनॉमी जिसे पिलर 4 कहते हैं, ठीक है। तो जो सप्लाई जो एक क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी है, ठीक है, ये भारत ने साइन कर लिया है।
जो पिलर 3 और पिलर 4 है, और जो एग्रीमेंट है सप्लाई चेन रेसिलियंस, ठीक है, यानी कि पिलर 2, ये फरवरी 2024 में भारत ने रेटिफाई कर लिया था। और जो पिलर 1 है इसको भारत अभी इससे दूर बना हुआ है, केवल ऑब्जर्वर स्टेटस है भारत के पास से। हाउ मच हैज़ द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन अनाउंस्ड फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स इन इंडियाज़ प्राइवेट सेक्टर? अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने भारत के निजी क्षेत्र में नए निवेश के लिए कितनी राशि की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, $70 मिलियन। देखिए, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने $70 मिलियन इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है इंडिया के प्राइवेट सेक्टर में। दीज इन्वेस्टमेंट्स aim to advance key priorities of the US and Indian governments, including strengthening health systems, particularly vaccines, expanding access to affordable housing, increasing support for small businesses। आपको बता दें, जो ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये जो भी लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट करता है। CSIR, National Institute of Science Communication and Policy Research, and which university signed MOU to serve society through science? CSIR, National Institute of Science कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, और किस विश्वविद्यालय ने विज्ञान के माध्यम से समाज की सेवा के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। देखिए, CSIR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च ने एग्रीमेंट साइन किया है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के साथ न्यू दिल्ली में, और मकसद क्या है? साइंस कम्युनिकेशन, STI, पॉलिसी रिसर्च, ट्रेडिशनल नॉलेज, इस तरह के एरियाज़ में कोलेबरेट करना। वहीं आपको जानना चाहिए कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन साइन और साइन किया गया है टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया एंड विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बीच में। इसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन क्वांटम टेक्नोलॉजी इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड फिक्सिंग द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स फॉर रबी सीजन 2024 टू विच टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी सीजन 2024 के लिए किस प्रकार के उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरें तय करने को मंजूरी दे दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। देखिए, यूनियन कैबिनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का जो प्रपोजल है, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि न्यूट्रन बेस्ड सब्सिडी रेट्स फिक्स किए जाए रबी सीजन 2024 के लिए, उनको अप्रूव कर दिया है। और किस तरह के फर्टिलाइजर्स के लिए? फॉस्फेटिक एंड पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के लिए। टोटल इसका जो बजट रिक्वायरमेंट है वो 24,475.53 करोड़ रुपये होने वाला है। आपको बता दें, गवर्नमेंट 28 ग्रेड्स ऑफ P&K फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करा रही है फार्मर्स को सब्सिडाइज प्राइस पर। इन विच सिटी डिड द 12th ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग टेक प्लेस? 12वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन आर्थिक मंत्रियों की बैठक किस शहर में हुई? सही आंसर ऑप्शन डी है, वियंतने लाओ पेरियार। देखिए, पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, इन्होंने 12th ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है वियंतने लाओ पेरियार में, या लाओस आप कह सकते हैं। तो इस 12th ईस्ट एशिया समिट में 10 एशियन कंट्रीज़ और 8 जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, यानी कि इंडिया, USA, रशिया, चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब ने इसमें जो है अपनी शिरकत की है। और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्टे है, इसने ऑब्जर्वर की भूमिका यहाँ पर निभाई है। साथ ही गोयल ने यहीं पर ही लाओस में ही 21st आसियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग में भी पार्टिसिपेट किया। विच इंस्टीट्यूट साइंड एन MOU विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस? किस संस्थान ने अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, एरिस। देखिए, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल, तो ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। इन्होंने MOU साइन किया है नवरत्न डिफेंस PSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ, ताकि स्पेस टेक्नोलॉजीज़ खास करके स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस के क्षेत्र में कोलैबोरेट किया जा सके। अब ये स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस क्या है? देखिए, जो इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स होती हैं और सॉफ्टवेयर फॉर डेटा एनालिटिक्स सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, लेबोरेटरी, ठीक है, जिससे स्पेस ऑब्जेक्ट्स को हम ट्रैक कर सकते हैं। खास करके जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द नेशनल PM विश्वकर्मा प्रोग्राम? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय PM विश्वकर्मा कार्यक्रम को कहाँ संबोधित किया? सही आंसर ऑप्शन बी है, वर्धा, महाराष्ट्र। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशनल PM विश्वकर्मा प्रोग्राम को एड्रेस किया है वर्धा, महाराष्ट्र में। यहाँ इन्होंने आचार्य चाणक्य स्किल डेवलपमेंट स्कीम और पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर वुमेन स्टार्टअप स्कीम को भी लॉन्च किया है।
साथ ही इन्होंने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अप्रैल यानी कि पीएम मित्र पार्क की भी आधारशिला रखी अमरावती महाराष्ट्र में। हाउ मेनी विलेजेस विल द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कवर? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कितने गांवों को कवर करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है 63,000। देखिए यूनियन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को अप्रूव कर दिया है और 79,156 करोड़ रुपए का इसका बजट रहने वाला है, जिसमें सेंट्रल शेयर 56,333 करोड़ का है, स्टेट शेयर 22,823 करोड़ रुपए का है। यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव किया जाएगा। 63,000 से ज़्यादा विलेजेस को कवर किया जाएगा, 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को इसका बेनिफिट मिलेगा और 549 डिस्ट्रिक्ट और 2740 ब्लॉक्स जो जहाँ पर ट्राइबल मेजोरिटी है अक्रॉस 30 स्टेट्स और यूटीज़, यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में जो एसटी पॉपुलेशन है वो 10.45 करोड़ की है और मोर देन 705 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हमारे देश में है। तो इसमें 25 इंटरवेंशंस हैं। इंटरवेंशंस मतलब अलग अलग कार्यक्रम हैं, जैसे किसी को जैसे घर बनाना, ठीक है, और रोजगार संबंधित, स्किल से संबंधित, इस तरह के 25 इंटरवेंशंस हैं। इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा 17 मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। तो इसी तरह की स्कीम पहले आ चुकी थी, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमान जिसे कहते हैं। तो उसी की सफलता को देखते हुए ये स्कीम भी अप्रूव की गई है। जो पीएम जनमान है इसको 15 नवंबर 2023 को अप्रूव किया गया था। 24,104 करोड़ रुपये का इसका बजट था। Which of the following signed MOU with तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू फॉर कस्टमाइज्ड रेस्क्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर इंस्ट्रक्टर्स? निम्नलिखित में से किसने प्रशिक्षकों के लिए अनुकूलित बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है इंडियन आर्मी। देखिए इंडियन आर्मी ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के साथ। कहाँ पर? दिल्ली कैंट में। तो इसमें क्या होगा, जो TMR है वो इंडियन आर्मी के साथ कोलेबरेट किया करेगा और ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पर आर्मी इंस्ट्रक्टर्स को दिए जाएंगे, किस तरह से वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकें, उनका सर्वाइवल स्किल्स बढ़ सके। दिस ऑस्कर विनिंग ब्रिटिश एक्ट्रेस प्लेड द रोल ऑफ प्रोफेसर मिनर्वा मैगोंगनेल इन द फेमस फिल्म फ्रेंचाइज हैरी पॉटर। शी पास्ड रिसेंटली, हु इज शी? ऑस्कर विजेता ब्रिटिश अभिनेत्री ने प्रसिद्ध फिल्म फ्रेंचाइजी हैरी पॉटर में प्रोफेसर मिनर्वा मैगोनागल की भूमिका निभाई है। हाल ही में उनका निधन हो गया। इनका नाम बताएं? सही आंसर ऑप्शन भी है मैगी स्मिथ। देखिए मैगी स्मिथ ब्रिटिश एक्ट्रेस रही हैं। 1969 का ऑस्कर इन्हें मिला था द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रॉडी के लिए, ठीक है, और डाउनटाउन एबे में इन्होंने परफॉर्म किया है और प्रोफेसर मिनर्वा का इन्होंने रोल निभाया है हैरी पॉटर फिल्म्स में। 89 की एज में इनका निधन हो गया। वहीं आपको जाना चाहिए जाने माने इंग्लिश पोएट और फॉर्मर IPS ऑफिसर KK दारूवाला, इनका भी निधन हो गया 87 की एज में। साहित्य अकेडमी अवार्ड इन्हें 1984 में मिला था। विच इज़ द प्राइवेट कंपनी दैट रिसेंटली अनाउंस्ड रिजर्वेशंस फॉर अग्निवीर्स? हाल में किस निजी कंपनी ने अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है ब्रह्मोस एरोस्पेस। देखिए ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने रिजर्वेशन अनाउंस किया है अग्निवीर्स के लिए और एटलीस्ट 15% ऑफ टेक्निकल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वैकेंसीज इनके लिए रखी जाएंगी। बाकी आपको ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में जानना चाहिए। जॉइंट वेंचर है भारत के DRDO और रशिया के NPO माशिनोस्ट्रेशिने के बीच में और इसको 12 फरवरी 1998 को सेटअप किया गया था। रिपब्लिक ऑफ इंडिया और रशियन फेडरेशन के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो दो शब्दों से बना, एक तो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी जो है और रशिया की जो मोस्कवा रिवर है उससे। टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, उनके आंसर देख लेते हैं। What was the growth rate of India in 2023-2024? Answer is 8.2%. Which state is the second largest contributor to India's GDP? Answer is तमिलनाडु। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। जब आपने इसको क्वेश्चन को सर्च किया होगा तो आपके पास उत्तर प्रदेश आंसर आया होगा, क्योंकि दिसंबर की बात है जब उत्तर प्रदेश दूसरा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बना था। लेकिन अभी देखें लेटेस्ट द हिंदू का आर्टिकल में आया हुआ था कि तमिलनाडु सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है इंडिया की GDP में, ठीक है, तो आप तमिलनाडु मानकर चलिए। In which year was the old pension scheme supplanted by the new pension scheme? Answer is 1st January 2004. A new relief package of $7 billion has been approved for Pakistan by the International Monetary Fund. The Women's T20 World Cup will be held in the UAE from October 4 to 24. It was initially supposed to be held in which country? Answer is Bangladesh. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है। Where was IFTM Top Asia 2024 held? Where was the 4th International Ferro Alloys Conference held?
द सेकेंड एडिशन ऑफ बाइनवल नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2024 was conducted at which place? The President of India Draupadi Murmu graced the centenary celebration of the ICAR National Institute of Secondary Agriculture in which city? और आपको अच्छा आज 4 ही क्वेश्चन हुए ना। हाँ चलिए, आपको इसके बारे में बताना है एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में ब्रीफ में। देखिए जो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, और इससे पहले ही मैंने आपको दिया था एयर से पॉल्यूशन संबंधित, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। साथ ही आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 PDF हमने इसमें आपको प्रोवाइड कराई है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस प्लस इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट और इंश्योरेंस का चैप्टर इसमें इंक्लूड है। आप मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी है, 399 में केवल आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको मिल जाएगा। डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं आप। डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या स्टेट PCS, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इन्हें भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आपसे भी डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।